वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था और हमें देखा कि आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है और बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है क्या। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज। तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस है और इसमें अगर आप एक चार्ज की मूवमेंट करते हैं तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन से फिर हम मज़ीद अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी की जो फार्मूलेशन है वो बिल्डअप करेंगे। सपोज स्टेशनरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। आपके पास एक स्टेशनरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से डील कर रहे हैं। तो ये हमारे चार्जेस जितने भी हैं वो पिन डाउन हुए हुए हैं और ये स्टेशनरी चार्जेस हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक चार्ज कैपिटल क्यू को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अलोंग किसी भी पाथ मूव करता हूँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मुझे ऑफ कोर्स फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पास आउट हो रहा है इन चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है ई। और किसी भी पॉइंट पे आप उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैपिटल क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई होगी। पॉइंट ए पे फोर्स होगी, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय क्यू। और पॉइंट बी पे आ, जो फोर्स होगी वो पॉइंट ई बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू के साथ तो आपके पास इस पॉइंट पे फोर्स आ जाएगी। और दरमियान में कोई भी पॉइंट लें आपके पास तो इस तरह फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करना होगी ताकि इसको ए से बी पॉइंट पे लाया जा सके या फिर स्टेशनरी फॉर्म में क्वालिस्टेटिकली लाया जा सके। तो आपको मिनिमम फोर्स अप्लाई करना होगी यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज को लेके आने के लिए, क्योंकि ये क्वाजिस्टेटिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो हम चाहेंगे कि चार्जेस जो है चार्ज एक्सलेट ना करे बिल्कुल भी, वो क्वाजिस्टेटिकली आहिस्ता आहिस्ता से पॉइंट ए से बी तक आए। अच्छा, अब ये नेगेटिव आपको फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ेगी वो आप यहाँ से देख सकते हो कि लेट से हमारे पास जो चार्जेस यहाँ पे पड़े हैं, एक चार्ज है, इसे करीब आप एक चार्ज लेके आना चाहते हैं। लेट से इस पॉइंट पे आप चार्ज लेके आना चाहते हैं। तो चार्ज जो आप कैपिटल क्यू लेके आएंगे, फोर्स टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो आपको फोर्स अप्लाई करना होगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो है वो आउटवर्ड है तो आपको इनवर्ट फोर्स अप्लाई करना होगी। तो फोर्स जो अप्लाई कर रहा है चार्ज, अप्लाई हो रही है चार्ज पे, वो ये होगी। और जो आप अप्लाई करोगे वर्क डन करोगे चार्ज पे वो ये होगा। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव है, ठीक है, तो आपने यहाँ लेके आना है अपना टेस्ट चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फोर्स इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इन्वर्ट होगी। तो आप इसे क्वालिस्टेटिकली लेके आने के लिए फोर्स ऑपोजिट साइड पे, ताकि चार्ज एक्सलेट ना हो, तो फोर्स आपको अप्लाई ऑपोजिट साइड पे अप्लाई करना होगी। ठीक है, इस केस में भी आप देख लें ये फोर्स ऑपोजिट ही है। तो ये रिलेशन जो होगा हमेशा हमारे पास ट्रू रहेगा। ये है वर्क डन जो आपके पास आप कर रहे हो यहाँ पे एफ एफ डॉट डी एल। तो फोर्स आपके पास ये वाली आ गई। तो वर्क डन ए से बी तक फोर्स की लाइन इंटीग्रेशन है। तो फोर्स की जगह पे मैंने माइनस क्यू ई पुट कर दिया। क्यू क्यू टू चूँकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन रह जाएगी ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो आप कोई भी पाथ ले लें, यहाँ पे इस पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता रिलेशन। हम ये प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जो इंटीग्रल है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पाथ इंडिपेंडेंट। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो उसी लेक्चर में हमने देखा था कि जो लाइन इंटीग्रल का रिजल्ट है नेगेटिव ए इंटीग्रेशन टू बी ए डॉट डी एल इज इक्वल टू हमारे पास इस पॉइंट पे पोटेंशियल बी पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे और इनिशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है। तो नेगेटिव के बल्कि आप नेगेटिव को इसके साथ रखें, बल्कि मैं यहाँ पे को ड्रॉ करके देखता हूँ कि इस नेगेटिव के साथ जो हमारा रिजल्ट है ये वाला, ये नेगेटिव के साथ इसके इक्वल है।
तो वर्क डन हमारे पास है इज इक्वल टू प्लस क्यू एंड चेंज इन पोटेंशियल। तो ये रहा मेरे पास वर्क डन। तो ये मैं लिख दिया, अगर आप क्यू को उस तरफ ले जाएं तो चेंज इन पोटेंशियल बी से माइनस ए तक का जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो इस केस में अगर आप रेफरेंस पॉइंट ले लें इन्फिनिटी को, कि चार्ज अब आप सिर्फ किसी नियरेस्ट पॉइंट से नहीं लेके आए जी एम आई पॉइंट से, आप कोई बहुत ही दूर से पॉइंट वो चार्ज लेके आए, वर्क डन करके आए, तो आप क्या करेंगे, लेट से आपने रेफरेंस पॉइंट ये दिया हुआ है ये इन्फिनिटी को, तो आपने जो चार्ज यहाँ पे प्लेस किया है वो इन्फिनिटी से लेके आके क्यू को कोई भी पाथ पे उसके यहाँ पे प्लेस किया, और इस दौरान टोटल आपने वर्क डन कैलकुलेट किया है कितना करना पड़ा है आपको। तो टोटल वर्क डन मेरे पास ये हो जाएगा, वी आर इस पॉइंट का पोटेंशियल है, वो जो वी इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी पे जो पॉइंट का पोटेंशियल है। तो रेफरेंस पॉइंट हमने वी इन्फिनिटी लिया, रेफरेंस पॉइंट लेने का मतलब ये है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो है, तो इन्फिनिटी पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हो गया ज़ीरो, और सिर्फ हमारे पास बाकी रिलेशन रह जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी पोटेंशियल एट आर। तो यहाँ से आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करें तो आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा। लेट्स से मैंने इस पॉइंट का आर पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक। तो मुझे इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा, उसको घसीट के लेके आके यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा वर्क डन, और इस यहाँ इन्फिनिटी से ले आके इस पॉइंट आर तक मुझे वर्क डन नोट करना है, और वर्क डन में से इस चार्ज को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो बाकी रह जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो आप इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज लेके आके यहाँ पे प्लेस करें, और इस लेके आने की पे जितना आपको वर्क डन करना पड़ा है वो नोट डाउन करें, वर्क डन में से आप क्यू को एक्सट्रैक्ट कर लें, तो बाकी आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास लेट से एक असेंबली है चार्जेस की, काफ़ी सारे चार्जेस प्लेस हुए हुए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करने में कितनी आपको एनर्जी दरकार होती है, कितना वर्क डन करना पड़ता है। हाउ मच वर्क वुड इट टेक टू असेंबल एन इंटायर कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो ये पॉइंट चार्जेस हैं, इनकी जो असेंबली को क्रिएट करने में आपको पता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो आप नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर। इस तरह अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज के करीब आप नेगेटिव चार्ज को लेके आते हैं तो उल्टा आपकी कॉन्फ़िगरेशन की जो एनर्जी है वो कम होगी। तो इन चीज़ों को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, या फिर आप कहें कि हम इसके लिए एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करना चाहते हैं। तो उसका तरीकाकार कुछ एक बेहतर ये है कि आप सोचें कि ये जो तीन चार्जेस हैं इस केस में हमारे पास, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अब वन बाय वन एक एक चार्ज को इन्फिनिटी से ले आके यहाँ पे प्लेस करेंगे और इस दौरान वर्क डन नोट करेंगे। तो लेट से आपके पास पहले कोई चार्ज मौजूद नहीं है ये वाले, ठीक है, सिर्फ पहला आप जो चार्ज इन्फिनिटी से लेके आते हैं वो है Q1, ठीक है। तो Q1 इन्फिनिटी से यहाँ पे R1 पोजीशन पे प्लेस करने में कोई वर्क डन आपका नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स में दूसरा और कोई चार्ज नहीं है। अगेन दोबारा कि मैंने आपको बताया कि इसको वर्क डन नोट करने का पूरी कॉन्फ़िगरेशन का तरीकाकार ये होता है कि जितने चार्जेस हैं आप इसको अंडरस्टैंड करें कि पहले यूनिवर्स में कोई चार्ज नहीं है, तो आप वन बाय वन एक एक करके चार्ज लेके आके वहाँ पे प्लेस करेंगे जहाँ पे वो मौजूद हैं, तो वर्क डन नोट करेंगे। तो पहले यूनिवर्स में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो आपने ये पॉइंट R1 यहाँ पे Q1 को इन्फिनिटी से ले आके यहाँ प्लेस किया। चूँकि यूनिवर्स में कोई चार्ज नहीं है तो ना इसके ऊपर रिपल्जन होगी ना अट्रैक्शन होगी, तो कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा। तो पहला चार्ज Q1 यहाँ पे प्लेस करने में जहाँ पे ये है कोई मुझे वर्क डन नहीं दरकार होगा। हाँ, दूसरे के लिए मुझे ज़रूरी है वर्क डन होगा वो उस तरह से कि पहले से ये चार्ज मौजूद है, तो मैं दूसरा चार्ज Q2 यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो Q2 इस R2 वाली पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो मुझे चाहिए होगा, ठीक है। तो R2 पे जो पोटेंशियल है
वो मुझे चाहिए, और पोटेंशियल किसकी वजह से, जो पहले से चार्ज मौजूद है, वो पहले से चार्ज मौजूद है Q1। Q1 पहले से चार्ज मौजूद है, उसकी वजह से पॉइंट R2 पे पोटेंशियल होगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा Q2 से, तो ये मुझे वर्क डन मिल जाएगा जो मुझे इन्फिनिटी से ले आके Q2 को यहाँ प्लेस करने में लगा है। इन्फिनिटी से चार्ज जब मैं Q2 पे प्लेस R2 पे प्लेस करूँगा तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूँगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको मल्टीप्लाई कर दूँ Q2 से। तो पोटेंशियल देखने का आसान है कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमें पता है, इस पॉइंट पे होगा 1/4 Q1, Q1 की वजह से पोटेंशियल है, ओवर R12 इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है। तो ये वर्क डन हो गया, वर्क डन फॉर Q2। अब आ जाए तीसरे चार्ज पे। तो अभी तक जो कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने क्रिएट की है मैं वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये Q1 था यहाँ एक, फिर यहाँ पे हमारे पास था Q2, ठीक। अब तीसरा चार्ज है, ये जो था डिस्टेंस R12 था। तो अब तीसरा चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस करना है, और वो डिस्टेंस बनेगा ये 2 से 3 कह लें, और ये होगा 1 से 3 इस पॉइंट पे। तो वर्क डन वो कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा, एक चार्ज को Q3 को इन्फिनिटी से ले आके यहाँ पे प्लेस करने में, यहाँ पे वो होगा इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल चाहिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल हो और मैं Q3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन टू प्लेस Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पॉइंट R3। चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे चार्जेस दो पड़े हुए हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से, और यहाँ पे पोटेंशियल होगा Q2 की वजह से, दोनों का सम। तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल है V1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 एट R3 एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 एट R3। ठीक है, तो ये टोटल पोटेंशियल है R3 का। तो इन दोनों का मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, क्योंकि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है हमारे पास 1/4 Q ओवर R। तो Q1 ओवर R13 है डिस्टेंस, 1/4 Q2 ओवर R3। तो ये वर्क डन है सिर्फ Q3 को इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे प्लेस करने में। तो चूंकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन 3 चार्जेस पे डिपेंड करती थी, तो वो हम जो टोटल जो चार्ज होगा वो इन तीनों टोटल जो वर्क डन होगा इन तीनों वर्क डन के, तीनों चार्जेस के वर्क डन के सम के इक्वल होगा। अब सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे चौथा चार्ज भी है, तो चौथा चार्ज वो मैं उसकी अगर आपको डायग्राम शो करूँ, तो चौथा चार्ज मैं लेट से यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे R4 पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो वो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q3 की वजह से होगा, ठीक है, ये वाला। Q2 की वजह से होगा ये पोटेंशियल, Q1 की वजह से होगा ये पोटेंशियल, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल पहले लिख लूँ, और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ Q4 के साथ, Q4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। और वर्क डन सिर्फ ये चार्ज 4 को इन्फिनिटी से ले आके R4 पे प्लेस करने के लिए, पूरी कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया 1/4 Q4 Q1 Q2 Q3। तो यहाँ से आप कुछ चार्जेस की जनरलाइजेशन देख रहे होंगे कि इसके एक्सप्रेशन की वर्क डन की जनरलाइजेशन देख रहे होंगे। तो पहले आपने 3 के लिए क्या देखा, 1 2 ऑलरेडी पहले पढ़े थे तो उनकी वजह से पोटेंशियल था। 4 के लिए वर्क डन हमारे पास 1 2 3 ऑलरेडी 3 चार्जेस पड़े हुए थे, उनकी वजह से पोटेंशियल होगा। तो ये अब अगर आप चाहते हैं कि इनका टोटल कॉन्फ़िगरेशन का वर्क डन क्या हो जिसमें 4 चार्जेस मौजूद हैं, तो वो ये है। सारी टर्म्स को मैंने सम अप कर दिया, एक ये है, एक ये है, 3 टर्म हमारे पास यहाँ से आ गई, 2 टर्म यहाँ से आ गई, कितनी होगी 5, और एक टर्म हमारे पास यहाँ से, तो ये बन गई टोटल 6। तो ये 6 टर्म आ गई, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 एंड सो ऑन। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप मैं एक आपको सिंपल शो करूँ, तो ये रहा Q1 Q2 Q3 और ये Q4।
तो Q1 आपने जो टोटल इस सिस्टम की एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है, एक तो अंडरस्टैंड करने के लिए का कॉन्सेप्चुअल वे वही है कि इन्फिनिटी से उठा उठा के आप वन बाय वन प्लेस करें और सारे वर्क डन का सम करें तो आपके पास टोटल कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी आ जाएगी। लेकिन आपने डायरेक्ट कैलकुलेट करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के पर्सपेक्टिव से, तो आप जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो उनके मल्टीपल और उनके दरमियान में डिस्टेंस से डिवाइड कर दें। जैसे Q1 और Q2 ये डिस्टेंस हो गया इसके दरमियान में, ये R1 से 3, सॉरी आर Q1 से Q3, तो Q1 Q3 और इनके दरमियान में डिस्टेंस से देखें ये टर्म आ गई पहली टर्म। अच्छा, Q4 और Q2 के दरमियान में ये डिस्टेंस इस तरह डिस्टेंस होगा, तो Q4 और Q2 आप मल्टीप्लाई करोगे और इसके दरमियान में डिस्टेंस R4 आ गया। इस तरह एक टर्म ये बनेगी Q1 Q4 Q1, ये बन गई। इस तरह एक टर्म बन जाएगी Q4 Q3 बन जाएगी, Q4 Q3 ये आ गई। एक टर्म बन जाएगी Q1 Q4, तो Q1 Q4 ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। Q4 Q1 भी आपने कैलकुलेट, एक टर्म आप एक मरतबा ही करेंगे। Q1 Q4 कर ली है तो Q4 Q1 नहीं आप इंक्लूड करेंगे। इसमें एक रह गई है Q2 और Q3 रह गई है, तो ये टर्म रह गई Q2 Q3, तो ये मेरे पास है। और लास्ट रह गई है Q1 Q2, ये मेरे पास है टर्म। ठीक, तो इस तरह से क्रॉस टर्म आपने लेनी है, लेकिन आप रिपीट ना करें। Q1 2 ले लिया है तो 2 1 नहीं लेंगे आप, ठीक है। 3 1 ले लिया तो 1 3 नहीं लेंगे। तो इस तरह से आप कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स के मल्टीपल लें और डिवाइड कर दें उनके डिस्टेंस से, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी आ जाएगी। तो जनरल रूल हमारे पास है, टेक प्रोडक्ट QI QJ एंड डिवाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एंड एड इट ऑल अप। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपके पास जो सम की फॉर्म में ये नज़र आएगा, वो ये इस तरह से है, QI QJ और इनके दरमियान में कॉरस्पॉन्ड जो डिस्टेंस है, और सम और J है, सम और I है। और ये आपके पास जो आपने J की वैल्यू लेनी है वो हमेशा ग्रेटर देन I होगी, ग्रेटर देन I होगी, ठीक है। ताकि आप उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो टर्म को दो मरतबा कैलकुलेट करने से बच सकें। जैसे कि 1 3 अगर आपने ले ली है तो आप 3 1 नहीं लेंगे, वो ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये इस वजह से इम्पोज करिए। तो आप अगर इसका मैट्रिक्स भी लिख लें तो मैट्रिक्स में भी आपको नज़र आएगा। लेट से अगर ये दो सम है तो एक सम हमारे पास कॉलम में होता है, एक सम हमारे पास होता है रो पे, ठीक है। तो पहले इंडेक्सेस हैं, लेट से 1 1 1 2 1 3, सिर्फ तीन चार्जेस के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये होगा डेक्स 2 1 2 2 2 3। अब है ये 3 1 3 2 3 3। तो ये जो है इन जे ग्रेटर देन आए, ये इंश्योर कर रहा है कि पहली टर्म हमारे पास नहीं आएगी, तो 1 1 का वर्क डन हम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर तीन चार्जेस हैं तो ये क्योंकि जे ग्रेटर देन आई होना चाहिए। एंड नेक्स्ट में हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू, आपके पास 1 से स्टार्ट नहीं होगा। जो हमारे पास जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 2 पॉसिबल होगा, वो ये है। इस तरह आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 3 हमारे पास पॉसिबल होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 3, 2 भी ग्रेटर देन 1 है, 3 भी। तो ये इतने तक ही हमारे पास जो एन की वैल्यू इनमें 3 है, क्योंकि तीन चार्जेस लिए हैं। नेक्स्ट आइटेशन में जब हम दूसरा चार्ज लेंगे तो आई की वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो आई की वैल्यू, जे की वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन 2 जे की वैल्यू हमारे पास एक ही है, वो 3। तो ये 2 3 आएगा। तो ये देखिए ये सिर्फ टर्म है हम जो कैलकुलेट करेंगे डायगोनल के ऊपर वाली। नीचे वाली ये देखें ये बिल्कुल रिपीट हो रही है। ये 1 2 है, 2 1 हमें नहीं लेनी। ये 1 3 है, 3 1 नहीं लेनी हमने। 2 3 है, 3 2 नहीं लेनी हमने। और जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट यानी कि चार्ज 1 और चार्ज 1 दोनों चार्ज 1, यानी कि एक चार्ज का अपने ऊपर जो पोटेंशियल हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक चार्ज अपने ऊपर वर्क डन नहीं कर सकता। ये सेकंड चार्ज के केस में भी है, थर्ड चार्ज के केस में भी है। तो जो सिमिलर डायगोनल टर्म है वो तो ये इंडिकेट कर रही है कि चार्ज अपने ऊपर खुद वर्क डन कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये भी हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास, इसको कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इनकी कंट्रीब्यूशन ले चुके हैं। तो ये सम हमारे पास ये बता रहा है। अब अगर आप इस तरह की इनक्वालिटी से बचना चाहते हैं, इसको मद्दे रखना, तो आप ये कर लें
कि 2 मरतबा काउंट कर लें, इसको भी काउंट कर लें, इसको भी काउंट कर लें और 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह किया है। ये एक्सप्रेशन था 1/4 एप्सिलॉन नॉट सम क्यू आई क्यू जे ओवर आर आई जे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को रोक रहे हैं कि डायगोनल टर्म हम डिस्कार्ड कर दें। डायगोनल टर्म ये कि जे डज नॉट इज इक्वल टू आई, बाकी आप सारी टर्म कैलकुलेट कर लें, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, डायगोनल से ऊपर भी और डायगोनल से नीचे भी, और डिवाइड कर दें 1/2 से। ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था पहले, अब हो गया 1/8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल हमने इसी तरह से किया है कि कैलकुलेट दोनों टर्म्स कर ली हैं, इंक्लूड दोनों टर्म्स कर लिए हैं, फिर 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है हमारे पास सिमिलर है। तो ये जो हमारे पास असेंबली थी, हमने असेंबल किया चार्जेस को, पहले 1 को लेके आए, फिर 2 को लेके आए, 3 को लेके आए। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर है, आप पहले 2 को ले आए, फिर 1 को ले आए, फिर 3 को ले आए। तो ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। थोड़ी सी आप इसको रीअरेंज करके अगर लिखें तो कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। ये 1/2, ये देखिए 1/2 है, और ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को मैंने अलग से लिख लिया, क्यू जे ओवर आर आई जे। तो मैंने इसको रीअरेंज किया। तो ये जो टर्म है हमारे पास, ये बेसिकली पोटेंशियल है, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने ये चार्जेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं यहाँ पे, Q1 Q2 Q3, ठीक, और आपने एक चार्ज यहाँ पे Q4 प्लेस करना है, तो आपको इस Q4 की पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए इन तीनों चार्जेस की वजह से। वो टर्म हमारे पास ये दे रही है। इन तीनों चार्ज की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो ये टर्म आएगी। इस चार्ज को इससे Q4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके वर्क डन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो एक्सप्रेशन मेरे पास बना वर्क डन इज इक्वल टू आई 1/2 सम ओवर आई एंड पोटेंशियल वी आर आई। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल उसके साथ चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वर्क डन। फिर सारे वर्क डन का इस तरह सम करोगे तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड है कॉन्फ़िगरेशन में, वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बुनियादी फ़र्क यही है कि पोटेंशियल हमारे पास एक पॉइंट का होता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पूरी कॉन्फ़िगरेशन की होती है। फॉर एग्जांपल, मैं दोबारा आपको वही एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक चार्ज की असेंबली है, वह ये Q1 Q2 Q3 और ये है Q4। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी इन सारे चार्जेस को वन बाय वन, अगर मैं इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे प्लेस करूँ जहाँ पे ये मौजूद हैं, और वर्क डन नोट करूँ, और सारे वर्क डन का जो सम होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। एक नंबर, पूरी कॉन्फ़िगरेशन को एक नंबर से जो पोटेंशियल एनर्जी है बताया जा सकता है। लेट से 10 जाउल है। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहता हूँ, तो पोटेंशियल मुझे इस तरह से कैलकुलेट करूँगा कि एक लेट से टेस्ट चार्ज लेके आऊँगा, कैपिटल क्यू है, वो ये है, इसको रखूँगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से ले आके यहाँ पे प्लेस करूँगा और वर्क डन कैलकुलेट करूँगा, वो है ये, ठीक है। सिर्फ इसको यहाँ पे प्लेस करने के लिए इन्फिनिटी से उठा के कैपिटल क्यू को यहाँ पे प्लेस करने के लिए वर्क डन नोट करूँगा, और फिर वर्क डन में से कैपिटल क्यू को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, तो ये इस पॉइंट का मुझे पास आ जाएगा पोटेंशियल, इस पॉइंट का, पॉइंट पी का, लेट से कह लें आप, पॉइंट पी का पोटेंशियल। तो इस पॉइंट का वर्क डन अलग होगा तो पोटेंशियल भी अलग होगा, इस पॉइंट का वर्क डन अलग होगा इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे प्लेस करने के, तो पोटेंशियल अलग होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन की जो एनर्जी है वो एक नंबर है, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो वो नंबर चेंज होगा, लेकिन एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हर डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंट है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंट है। तो इस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी है हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन। और जो पोटेंशियल है हमारे पास वो पॉइंट टू पॉइंट उस कॉन्फ़िगरेशन में वेरी करता है, वेरी कर सकता है। तो प्रॉब्लम देख लें हम कि ऑलरेडी एक असेंबली है, और वो है ये कि माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज एक स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस क्यू ये चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस क्यू यहाँ पे चार्ज पड़ा है, और माइनस क्यू ये। तो चूंकि स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स हमारे पास सेम है। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर मैं फोर्थ चार्ज लेके आता हूँ और इस कॉर्नर पे प्लेस करता हूँ प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू यहाँ पे प्लेस करना है,
तो वर्क डन क्या होगा, ठीक। तो आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, पहले आप पोटेंशियल लिखेंगे, फिर आप उसको ये क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो आप एक टर्म तो ये बनेगी, माइनस क्यू से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू ए। तो एक पोटेंशियल ये आ गया। दूसरा है माइनस क्यू से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी ए है, तो दूसरी टर्म आ जाएगी 1/4πε0 माइनस क्यू ए। तो ये पोटेंशियल आ गया इसकी वजह से। एक प्लस क्यू, इसकी वजह से यहाँ तक का डिस्टेंस है, आप पैथागोरस यूज़ करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तो ये डिस्टेंस होगा √2a, ठीक है, ये डिस्टेंस है √2a। तो प्लस क्यू की वजह से चार्ज होगा, यहाँ पे पोटेंशियल होगा प्लस क्यू डिवाइड बाई √2a। तो यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल आ गया। अब पोटेंशियल को प्लस क्यू के साथ, ये क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये वर्क डन होगा प्लस क्यू चार्ज को इस कॉर्नर पे प्लेस करने के लिए इन्फिनिटी से उठा के, ठीक है। तो ये वर्क डन है, वर्क डन टू प्लेस प्लस क्यू एट फोर्थ कॉर्नर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और अलजबरा है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वर्क डन टू असेंबल होल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 चार्जेस। तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन जब आप प्लस क्यू यहाँ पे चार्ज प्लेस कर चुके हैं, तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन ये क्रिएट करने में कितना वर्क डन हुआ है। तो बिल्कुल आप प्रीवियस स्लाइड देखिए, टर्म बाय टर्म 6 टर्म बनेगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होगी माइनस क्यू, प्लस क्यू होगी, एक माइनस क्यू, एक में ये प्लस क्यू हो जाएगा, फिर एक माइनस क्यू प्लस क्यू, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, फिर ये क्रॉस टर्म हो जाएंगी माइनस क्यू की माइनस क्यू से, प्लस क्यू की प्लस क्यू से, एंड सो ऑन। तो आप ये सारी इंक्लूड करें तो आप देख सकेंगे कि इसका वर्क डन टोटल कॉन्फ़िगरेशन में के लिए कितना है। तो अभी तक जो बात थी हमारी वो थी कंटिन्यूस चार्ज डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अब हमारे पास है कंटिन्यूस। अगर हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में हमारे पास एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रीवियस हमने रिजल्ट एक्सट्रैक्ट किया है, कंक्लूड किया है, वो है ये कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी है W = 1/2 I n d और पोटेंशियल उस पॉइंट पे। तो अब अगर आपके पास स्मॉल चार्ज है तो ये मैंने DQi लिखा हुआ है, और DQ अगर, और हमारे पास जो असेंबली है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, DQ को आप रिप्लेस कर सकते हैं रो dt टाउ से, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और ये वॉल्यूम एलिमेंट। और अगर आपके पास जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और आपके पास ये पैच होगा वो एरिया होगा dA। और इसी तरह हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा dl। तो DQ अगर आपके पास वॉल्यूम है तो DQ रिप्लेस हो जाएगा रो डी टाउ से, और अगर आपके पास सरफेस है तो ये वॉल्यूम DQ रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा वी से, और अगर आपके पास है लाइन चार्ज तो ये DQ रिप्लेस हो जाएगा लैम्डा dl से। देख रहे हैं आप, DQ रो वी, DQ सिग्मा वी, और DQ लैम्डा डी लेमडा वी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल है। तो ये वर्क डन आप इस तरह से देख सकते हैं। तो एक एलिगेंट वे है, एलिगेंट एक्सप्रेशन है कि मेरे पास ये जो जनरल एक्सप्रेशन है W = 1/2 रो वी डी टाउ, इसको मैं पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको इंटरप्रेट करना आपके पास ज़्यादा आसान होगा, और ये एक्सप्रेशन काफ़ी एलिगेंट है। तो मैं गॉस लॉ यूज़ करूँगा, और एक और एक्सप्रेशन जो प्रीवियस हमने लेक्चर में देखा है E = तो वो यूज़ करते हुए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो गॉस लॉ में बताता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड = ρ/ε0। तो रो इज इक्वल टू हो गया ε0 डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रो की जगह पे मैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ε0 पुट कर दिया। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं प्रोडक्ट रूल लूँगा, जो गिफत के फर्स्ट जो पेजेस हैं उस पर गिवन है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आप कह लें स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन के प्रोडक्ट का होगा कि आप स्केलर फंक्शन और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड डॉटेड विद ए। अब अगर आप इन पूरे एक्सप्रेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें तो ये हर पॉइंट पे वॉल्यूम इंटीग्रल मैंने ऐसे तीनों टर्म्स का ले लिया।
तो राइट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जिसको मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम आप इसे वॉल्यूम इंटीग्रल से कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है मुताबिकत रखता है इससे, इस एक्सप्रेशन से। ये स्केलर फंक्शन है जो कि यहाँ पे पोटेंशियल है, ये है वेक्टर फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ पे ए है। तो मैं इसकी जगह पे वैल्यू, ये जो रिजल्ट है ये सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने ये किया है कि इस एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड पे ले गया, तो ये बन गया माइनस ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ डी टाउ, और ये प्लस था प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल एफ ए डॉट डी ए। तो ये मेरे पास है। अब ई का यहाँ पे है ए, ई के कॉरस्पॉन्डिंग है ए, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास यहाँ पे वी। तो मैं ये रिजल्ट रिप्लेस कर दूंगा। तो ये देखें ई, यहाँ पे ए की जगह पे ई आ गया, डॉट वी की जगह पे एफ है, और यहाँ पे एफ और ए ये आ गया मेरे पास। अब सेकंड में रिजल्ट यूज़ करूँगा, और वो ये है कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी की जगह पे मैंने पुट कर दिया, मैंने ये डेल वी की जगह पे मैंने पुट कर देना है माइनस ई। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर ई स्क्वायर आ गया। तो ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर का वॉल्यूम इंटीग्रल ये टर्म, और उस वॉल्यूम की जो बाउंड्रीज हैं, उस वॉल्यूम की जो बाउंड्रीज हैं उस पर ये इंटीग्रल है। आपको अगर मैं शो करूं, तो अगर आपने किसी चार्ज के लिए की कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी देखनी है आपने, लेट से चार्जेस यहाँ पे प्लेस हैं, 3 चार्जेस, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मैंने यहाँ पे डिस्क्रीट शो किया है। तो आप उसके गिर्द कोई वॉल्यूम सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो उस वॉल्यूम में जो इंटीग्रल है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर का ये देगा, और इस बाउंड्री पे जो इंटीग्रल होगा वो ये होगा। ठीक है, तभी आप इन दोनों टर्म्स को सम करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन होगा इस कॉन्फ़िगरेशन का। आप इसमें एक टर्म की कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और दूसरी टर्म की कंट्रीब्यूशन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सरफेस इंटीग्रल को आप यहाँ पे देखें अगर, तो इसका वॉल्यूम जो सरफेस एलिमेंट है वो कॉरस्पॉन्ड करता है आर स्क्वायर पे, और जो वी और ए है, वी पोटेंशियल ड्रॉप होता है 1/r के प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर ड्रॉप होती है 1/r स्क्वायर के, तो इनका प्रोडक्ट बन जाएगा 1/r क्यूब। तो इस पूरी टर्म की जो आर डिपेंडेंस है वी ई डी ए, वो होगी 1/r। तो जिस तरह आप सरफेस इंटीग्रल को वो बढ़ाते जाएंगे, सरफेस को बढ़ाते जाएंगे जैसे ये, तो उस पे इस आपके पास टर्म की कंट्रीब्यूशन कम होती जाएगी। ठीक है, आप आर को बढ़ाते जाएं या रेडियस बढ़ाते जाएं कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपके पास इस कॉन्फ़िगरेशन, इस टर्म्स की जो कंट्रीब्यूशन कम होती जाएगी, और चूंकि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इस टर्म की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज करने में हमें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो आप वॉल्यूम इंक्रीज करने हैं उसमें चार्जेस और ज़्यादा नहीं आ रहे, चार्जेस जो जितने भी थे या कॉन्फ़िगरेशन के आपने वो ले लिए हैं, आपके पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो आपने कोई भी वॉल्यूम लें, लेकिन वॉल्यूम को इंश्योर करना होगा कि इस सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इनक्लोज करें। आप ये वॉल्यूम लें, ये वॉल्यूम लें, या जितना मर्जी बड़ा वॉल्यूम लें, आप पास इससे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क इनमें ये है कि इस वॉल्यूम में सरफेस इंटीग्रल की जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। इसमें सरफेस इंटीग्रल की कंट्रीब्यूशन कम हो रही है, इसमें ज़्यादा हो रही है। तो आप जिस तरह सरफेस बढ़ाते जाते हैं, तो इसकी कंट्रीब्यूशन मिनिमाइज होती है और इनकी कंट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है। तो आप एक इस तरह कर सकते हैं कि इसी कंट्रीब्यूशन को, सरफेस इंटीग्रल की जो कंट्रीब्यूशन है उसको ज़ीरो कर दें, और इस कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कर दें। वो तब होगा जब आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो कवर करेगा पूरे स्पेस को, पूरी यूनिवर्स को का वॉल्यूम होगा, और तब आपके पास जो रेडियस होगा वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो जब आपके पास रेडियस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये आपके पास ये जो टर्म होगी ये जीरो को ड्रॉप डाउन करेगी, 1/infinity इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास वैनिश हो जाएगी। टोटल जो आपके पास वर्क डन आएगा फिर वो इस तरह आएगा। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं आप, वर्क डन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर 2, और लेकिन इस केस में हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वॉल्यूम पे वो ऑल स्पेस है। ठीक है,
तो टोटल जो हमें कंट्रीब्यूशन मिल रही है वर्क डन की वो वॉल्यूम इंटीग्रल से मिल रही है। तो एक और एग्जांपल है 2.8। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर आप दोनों एक्सप्रेशन यूज़ करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसमें कैलकुलेट करने के एनर्जी को, तो आप किस तरह से सेम रिजल्ट हासिल करेंगे कर सकते हैं। तो फाइंड द एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, तो ये पूछा गया है कि उसके ऊपर जो चार्ज है, ये लेट्स से स्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर चार्ज है क्यू। तो इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को कंस्ट्रक्ट करने में मुझे कितना वर्क डन दरकार होगा। तो पहले मैं एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा कि ये सरफेस है, तो मैं यूज़ करूँगा सरफेस इंटीग्रल। तो ये है 1/2 सिग्मा वी डी ए। तो सिग्मा ये मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये वी पोटेंशियल है। तो वी पोटेंशियल मैं सरफेस का ले लूँगा। सरफेस का पोटेंशियल आपको पता है वो कांस्टेंट होता है कंडक्टर के केस में 1/4πε0 Q/r। और यहाँ पे मज़ीद क्यू कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और ये भी सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाएगी सिग्मा सिग्मा की ओवर आ होल सरफेस। तो पूरे सरफेस पे अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल चार्ज मिलेगा। तो टोटल चार्ज में इसके ऊपर है क्यू, तो यहाँ से इस इंटीग्रल का रिजल्ट आएगा क्यू। तो ये बन जाएगा पूरा वर्क डन 1/8πε0 Q²/r। तो ये जो मैंने रिजल्ट यूज़ किया है वो यूज़ किया है ये वाला, ठीक है, ये रिज़ल्ट यूज़ किया। अब मैं इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए, लेट्स से इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए, तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ये सेम रिज़ल्ट, क्या मेरा रिज़ल्ट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, तो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। आप अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो आपको ये मिलेगा जस्ट आउटसाइड। आप इसके सरफेस पे अगर आएँ तो आर पुट करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4πε0 Q/r², आर हैट। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, ये हमारे पास कंडक्टर नहीं है कि इसकी कंडक्टर नहीं है हमारे पास ये, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4πε0 Q/r², आर बाहर से, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम। तो मैं वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा स्क्वायर, वो आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², ये स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल होगा वो है r² साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो अब अगर आप 1/1 इंटीग्रेट करें इसको, इस पे तो इंटीग्रेशन आएगी r² की, ठीक है, तो r की इंटीग्रेशन। बाकी ये एंगुलर हैं थीटा डी फाई, ये साइन थीटा डी फाई, इसका रिजल्ट मेरे पास होगा 4π। तो बाकी जो आपके पास रिजल्ट बनेगा एग्जैक्टली ये आएगा, ठीक है। आप अगर इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, आर स्क्वायर से 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ बन जाएगी 1/r² की। ये इंटीग्रेशन लेना आसान है। ये साइन थीटा डी फाई की जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगी वो आपके पास आएगी आई थिंक 4π, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 4π यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 1π, और ये स्क्वायर भी, और बाकी यहाँ पे 2 × 4 आ जाएगा 8। एग्जैक्टली यही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कमेंट्स को देखा था सीरियसली, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हमें क्या इंसाइट हैं और क्या जो डिफरेंट टर्म्स में सिमिलरिटी है और डिफरेंस है। पहली जो इनकॉन्सिस्टेंसी हमें बज़ाहिर नज़र आती है वो ये कि दो हमने वर्क डन कैलकुलेट करने की एक्सप्रेशन देखी, वो ε0 डी टाउ, ये पॉजिटिव है, जबकि ये जो टर्म है ये नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दें, पोटेंशियल वी पोटेंशियल हमारे पास लेट से पॉजिटिव हो और नेगेटिव चार्ज उस पर प्लेस कर दें, तो ये टर्म हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो जबकि ये जो टर्म है हमारे पास हमेशा वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो इसकी क्या वजह है, तो इन दोनों में रिजल्ट में कंसिस्टेंसी बजाय नज़र नहीं आ रही। तो वजह इसकी ये है कि जो इक्वेशन 2 है डज नॉट इंक्लूड द वर्क नेसेसरी टू मेक अ चार्ज। तो ये चार्ज को इटसेल्फ क्रिएट करने में ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन 2 है इक्वेशन 2, ये वर्क डन इंक्लूड नहीं करेगा वो, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड द वर्क नेसेसरी टू मेक अ चार्ज, ठीक। लेकिन इक्वेशन 1 के बारे में क्या है, इंडिकेट्स दैट द एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज इन्फिनिटी। तो ये हमें बताती है
जो ये है इक्वेशन 1 कि जो पॉइंट चार्ज की जो एनर्जी है वो इन्फिनिटी है। आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करके दे सकते हैं एक्सप्रेशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉइंट चार्ज की 1/4 क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगी। तो आप उसकी जो एनर्जी लेंगे वो हमारे पास इन्फिनिटी। हम प्रीवियस रिजल्ट देख चुके हैं अभी, ये देखें ये जो आया हुआ 1/r²। तो ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये फ्लॉ हमारा अराइज होता कहाँ से, वो यहाँ से अराइज होता है कि जब आप इस एक्सप्रेशन से डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जाते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए इसमें ये फ़र्क है, ये एक डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूस है। तो हम आए कहाँ से थे, वो इधर से आए थे हम, कि एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्जेस। तो ये आप जिस पॉइंट पे आई चार्ज रखते हैं वो पोटेंशियल होता है ड्यू टू अदर चार्जेस होता है, ठीक है, इट सेल्फ नहीं होता। अच्छा इस केस में क्या है हमारे पास, वो है ये फुल पोटेंशियल है, पूरा पोटेंशियल हर उस पॉइंट का भी हर जगह पे पोटेंशियल है हमारे पास वी आर, जो इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे ये इनकॉन्सिस्टेंसी जो फ्लॉ हमें यहाँ से दोनों में नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई करेंगे तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एक डिमांड है कि डी क्यू अप्रोच करे ज़ीरो को, ठीक है। तो जब डी क्यू अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो सो इस कंट्रीब्यूशन टू पोटेंशियल इज ज़ीरो, तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो पोटेंशियल पे ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे आप इसको इस लिमिट के अलावा आप इनको देखेंगे और ये डिस्क्रीट चार्ज से इसमें, तो आपको ये बज़ाहिर इनकॉन्सिस्टेंसी नज़र आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप यूज़ इसको किस तरह से करते हैं। सो वी आर आई पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, और जबकि वी आर जो इसमें यूज हो रहा है वो फुल पोटेंशियल है। सेकंड कमेंट है कि ये हमें एक्सप्रेशन बताता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो फील्ड में है। ये हमें एक्सप्रेशन बताता है कि एनर्जी स्टोर्ड है वो चार्ज में है। तो एनर्जी बेसिकली स्टोर्ड है किस में, तो इसका आंसर ये है कि दोनों जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल इक्वली वैलिड है। लेकिन इस केस में अगर आप इसको ट्रीट करेंगे तो आप कंक्लूड करेंगे जो एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम है वो ये है एनर्जी, यानी कि फील्ड में स्टोर है, F0 0 E²/2 है। और जो अगर आप इस एक्सप्रेशन से जाते हैं तो आप कंक्लूड करेंगे कि एनर्जी डेंसिटी है 1/2 रो और पोटेंशियल V। तो एनर्जी डेंसिटी 1/2 रो पोटेंशियल, जब अगर आप चार्जेस पे जाते हैं, और अगर आप एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी ये है। तो ये डिफरेंट जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं वो डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, कि जो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो प्रेफर की जाती है जब आप रेडिएशन थ्योरीज यूज़ करें या फिर जनरल रिलेटिविटी, तो उन थ्योरीज में हम फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो उसको प्रेफर की जाती है। अदरवाइज़ ये भी जो आपके पास इक्वली गुड है, आप ये भी इससे भी अगर कैलकुलेट करें अपने रिजल्ट्स, जिस तरह हमने प्रीवियस स्फेरिकल शेल में हमने इससे भी रिजल्ट देखा, इससे भी और इससे भी, दोनों का एट द एंड रिजल्ट सेम था। थर्ड और लास्ट कमेंट है हमारे पास द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वो यहाँ पे ओबे नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर स्क्वायर है। तो आप देख लें कि अगर आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड को सम करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो टोटल एनर्जी ε0/2 सिग्मा स्क्वायर डी टाउ, तो यहाँ पे E1 + E2 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे एक क्रॉस टर्म भी अपेयर हो जाएगी, वो है 2E1 प्लस .E2। तो वर्क डन हमारे पास ये ड्यू टू फील्ड 1, ये वर्क डन बन गया ड्यू टू फील्ड 2, और ये हमारे पास कॉस्ट टर्म आ जाएगी। तो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड नहीं कर रहा। तो टेक होम मैसेज है हमारे पास यहाँ तक अभी तक की डिस्कशन का वो ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्फिगरेशन है। जब पोटेंशियल होता है वो एक पॉइंट का होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी है कि पूरे चार्जेस की को असेंबल करने में जितना वर्क डन दरकार होता है।